पेरोल रिकॉर्ड्स के बाद हम लोग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जब भेजते हैं एक समरी, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उसकी अकाउंटिंग एंट्री करता है। अकाउंटिंग एंट्री बेसिकली क्या होती है? दैट इज द सेम सेम एंट्री जो कि हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया था। हम पेरोल के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि पेरोल हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को हम डेबिट कर देते हैं। और इसमें से जो जो हम लोगों ने डिडक्शंस होती हैं या विद होल्डिंग टैक्सेस होते हैं, वो हम लोग उनकी लाइबिलिटीज बना के अपने पास विद हेल्ड कर देते हैं, और एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे हम लोग फेडरल टैक्सेस पे करते हैं, तो फेडरल टैक्सेस की हम लोग पेएबल बना के इसको लिख लेते हैं। जैसे फेडरल इनकम टैक्स होता है, वो हम लोग पे करते हैं। फिर प्रोविंशियल टैक्सेस हम पे करते हैं, जैसे आप समझ लें कि ईओबीआई है, या फिर इसके अलावा और भी डिफरेंट टैक्सेस हो सकते हैं जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो है वो अपने एम्प्लॉय से काटते हैं। तो वो वाले भी हम लोग पेएबल बना के एक लाइबिलिटी बन जाती है जो कि हमारी, वो हमने गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी हम लोग इसको क्रेडिट कर देते होते हैं। तो फेडरल टैक्सेस पेएबल को भी क्रेडिट करते हैं, प्रोविंशियल टैक्सेस पेएबल को भी क्रेडिट करते हैं। तो इनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ये मैंने एक जर्नल नेम लिख दिया है, लेकिन इनके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं जो कि आपको क्वेश्चंस में समझ आ जाएंगे। एम्प्लॉइज इनकम टैक्सेस पेएबल हम लोग वो भी लिखते हैं। फिर हेल्थ इंश्योरेंस पेएबल, ये डिडक्शंस होती है जो कि कंपनी करती है। कंपनी जब अपने एम्प्लॉइज को हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो उनकी कुछ उनकी तनख्वाह में से उनकी एक नॉमिनल अमाउंट डिडक्ट करती है उनकी इंश्योरेंस की मद में, तो उसको हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस कह देते हैं। और वो चूंकि हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होती है, तो इसलिए ये पेएबल बनती है, तो ये भी लायबिलिटी होती है। एम्प्लॉइज रिसीवेबल्स, जो एम्प्लॉय से हमने लेने हुए होते हैं, वो भी हम लोग उनसे जो है वो क्रेडिट कर देते हैं, उनके रिसीवेबल्स की मद में वो हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। और वेजेस पेएबल, तो हम लोगों ने कितने उनके जो है वो वेजेस पे करने हैं, उनकी कितनी हम लोगों ने नेट अमाउंट उनको पे करनी है, तो इस तरीके से हम लोग वेजेस पेएबल निकाल लेते हैं। सो दिस इज अ एंट्री ऑफ रिकॉर्डिंग द पेरोल। पेरोल को डिडक्शंस के साथ जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हम एंट्री करते हैं। हम पहले करते थे पेरोल अकाउंट डेबिट एंड वेजेस पेएबल क्रेडिट, लेकिन इसके दरमियान में ये तमाम चीजें जो हैं वो हमने अभी इसको ऐड कर दिया है। इनको हम लोग डिडक्शंस या आप समझ लें कि विद होल्डिंग्स कहते हैं। दीज आर द विद होल्डिंग्स एंड डिडक्शंस, एंड दिस इज द एंट्री ऑफ द पेरोल विद होल्डिंग टैक्सेस एंड डिडक्शंस। तो ये बेसिकली एंट्री होती है। प्रैक्टिकली अगर हम लोग पेरोल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो हमें ये वाली एंट्री जो है वो करना पड़ेगी, जिसमें चूंकि प्रैक्टिकली कंपनी जो है वो विद होल्डिंग्स भी कर रही होती हैं, और टैक्सेस भी विद होल्ड कर रहे होते हैं, और डिडक्शंस भी कर रही होती हैं। तो इसलिए हम लोग इन डिडक्शंस के साथ और विद होल्डिंग टैक्सेस के साथ एंट्रीज करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। सो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेक दिस एंट्री फॉर द पेरोल रिकॉर्ड्स। पेरोल रिकॉर्ड से हम लोग ये एंट्री जो है वो परफॉर्म करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। फिर उसके बाद आ जाती है पेमेंट ऑफ नेट अर्निंग्स। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट्स ऑफ नेट अर्निंग्स? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सेट्स द पेरोल रिकॉर्ड टू द ट्रेजरर ऑफिस। ट्रेजरर ऑफिस इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ पेमेंट ऑफ अर्निंग्स। ये भी बेसिकली कंट्रोल प्रोसीजर है, कि कंट्रोल प्रोसीजर में हम ये करते हैं कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंट्री करता है और बिल बना के बेचता है, समरी बना के बेचता है, रिकॉर्डिंग करता है, और ट्रेजरी डिपार्टमेंट उसकी पेमेंट करता है, ताकि जो एम्प्लॉइज की जो अर्निंग्स हैं उसमें कोई भी एम्बेजलमेंट ना हो सके। सो ट्रेजरी ऑफिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पेमेंट ऑफ अर्निंग्स के लिए, नेट अर्निंग्स का। और जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो ट्रेजरर ऑफिस को भेजता है, और ट्रेजरर ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज, और ट्रेजरी ऑफिस जो है वो एम्प्लॉइज को पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रेजरी ऑफिस जो है वो उनके चेक्स बनाता है, और या उनकी बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करा देता है, या ट्रेजरी डिपार्टमेंट उनको कैश की सूरत में पे करता है। तो एज पर पॉलिसी, एज पर गवर्नमेंट रूल्स, वो उनकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वो पेमेंट टू एम्प्लॉइज करता है। तो नॉर्मली एम्प्लॉइज की जो तनख्वाहें होती हैं, एम्प्लॉइज की जो पेमेंट्स होती हैं,
नॉर्मली एम्प्लॉइज की पेमेंट्स जो हैं वो उनकी बैंक अकाउंट्स में जाती हैं, तो इसलिए वो उनके चेक्स बनाता है, वो बैंक अकाउंट में जाते हैं, या फिर उनकी एक शीट बनाता है जो बैंक को भिजवाई जाती है और उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर जो है वो उनकी तनख्वाहें जो है वो क्रेडिट कर दी जाती हैं। तो इस लिहाज से हम लोग ये कहते हैं कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और ट्रेजरी ऑफिस मिल के उनकी जो है वो पेमेंट्स करते हैं, और फाइनल पेमेंट जो है वो ट्रेजरी ऑफिस करता है, या कैशियर के जरिए से होती हैं, या ट्रेजरी ऑफिस बैंक के जरिए से करता है। और उसके लिए जो वो एंट्री करते हैं, दैट इज जो हमने पिछली एंट्री में वेजेस पेएबल किए थे, लायबिलिटी बनाई थी, वो डेबिट हो जाएगी और कैश या बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग उसकी अपने अकाउंट्स के अंदर एंट्री करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। इस तरीके से हम लोग वेजेस को पे कर देंगे। होप्स हो कि आप लोग ये सारी समझ गए हैं। अब हम लोग उसके लिए एक अपने नोट्स में से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो देख लेंगे। पेमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल, चले ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। ये बेसिकली उन्होंने FIACA द जर्नल लेजर ऑफ बोरेक्स कंपनी शोड द फॉलोइंग क्रेडिट बैलेंसेस ऑन मार्च 15 को उनके क्रेडिट बैलेंसेस ये हैं। FICA टैक्स पेएबल, एम्प्लॉय इनकम टैक्स पेएबल, FUTA टैक्स पेएबल, स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स पेएबल। ये बेसिकली उनके जो पेएबल्स की अमाउंट है, ये उनके बैलेंसेस हैं। ये समझने अकाउंट बैलेंस है, इसमें मजीद ऐड हो जाएंगे जब भी हम लोग नई एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पे आप जरा गौर करें, डायरेक्ट लेबर अर्निंग्स अमाउंटिंग टू ₹5100 एंड इनडायरेक्ट लेबर अर्निंग्स 3400 फॉर द पीरियड फ्रॉम March 16 to March 31। The sales and the administrative salaries for the same period amounting to ₹1500। Use the following tax rates and basis for this problem। FICA टैक्स 8% ऑन द फर्स्ट 1 लाख, एक पहले 1 लाख के ऊपर 8% FICA टैक्स लगेगा। पहले 8000 के ऊपर 4% से स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स लगेगा। FUTA 1% ऑन द फर्स्ट 8000 और फेडरल इनकम टैक्स 10% ऑफ द ईच एम्प्लॉइज ग्रॉस अर्निंग, और हर एम्प्लॉय की ग्रॉस अर्निंग को फेडरल इनकम टैक्स 10% अप्लाई होगा। तो ये बेसिकली उन्होंने टैक्सेस की आपको जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है, शेयर की हुई है, इसके मुताबिक आप इसको कर सकते हैं। प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, रिकॉर्डिंग द पेरोल। अगर हम रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल की बात करते हैं तो उसकी एंट्री क्या करेंगे ये हम देखते हैं। पेइंग द पेरोल, पेरोल को पे करने क्या हम एंट्री करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिंग द पेरोल फॉर March 16 to 31, और March 16 to 31 की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल की एंट्री हम क्या करेंगे। ओके, जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द पेरोल फॉर द March 16 to 31। सो पेरोल अकाउंट डेबिट दैट इज 10,000 and FICA tax payable that is you must say 8% है 10,000 का, तो 8% ले लिया हमने 10,000 का। फिर एम्प्लॉई इनकम टैक्स पेएबल 10% ऑफ 10,000 है, तो हमने 10% ले लिया। और वेजेस पेएबल जो है वो हमने 8,200 ले लिया। अब आप यहाँ पे देखिए ये 10,000 कैसे कैलकुलेट हुआ है। 10,000 इज बेसिकली कैलकुलेटेड बाय सम अप ऑल द अमाउंट्स, जैसे 5,100 प्लस 3,400, तो इसका मतलब ये 5 and 3 8,500, 8,500 प्लस 1,500, तो टोटल 10,000 हो गए। तो दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ 10,000। तो ये उसने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि टोटल एम्प्लॉइज को जब सैलरीज को आप ऐड कर लोगे तमाम अर्निंग्स को, तो वो 10,000 बनेगा। द 800 ऑफ FIA टू बी withheld कैन बी obtained by multiplying 10,000 payroll assuming that no employee salary has already exceeded the 1,000 बेस फॉर द ईयर। किसी की भी एम्प्लॉई की सैलरी 1,000 बेस से जो है वो एक्सीड नहीं की है, इसलिए हम लोग उसके ऊपर 8% लगाएंगे। लेकिन अगर इससे एक्सीड करेंगे तो वो इससे ज्यादा टैक्स लगेगा, तो 8% हमने ये लगा दिया, और बाय 8% रेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10,000 का 8% लिया तो 800 आ गया। द 1,000 विद होल्डिंग फॉर द इनकम टैक्स इज डिटरमिन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 10,000 पेरोल बाय अज्यूमिंग विद होल्डिंग परसेंटेज 10%, और 10% जब हम लोगों ने 10,000 का लिया तो इनकम टैक्स बन गया 1,000। ये 1,000 की अमाउंट हमने यहाँ पे लिखी है। और द लास्टली क्रेडिट टू द वेजेस पेएबल 8,200 रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ नेट पे दैट इज टू अपीयर ऑन एम्प्लॉइज पे चेक्स। जो पे चेक्स के ऊपर उनको अमाउंट पे करनी है वो 8,200 जो है वो हम लोगों ने ये लिखा है। ये तो पहली एंट्री हो गई हमने
जब पेरोल को रिकॉर्ड किया, उसके बाद हम लोग बी एंट्री में इसकी पेमेंट की एंट्री करते हैं, तो वेजेस पेएबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। सो दैट इज द पेमेंट फॉर वेजेस, ये पेमेंट फॉर वेजेस की एंट्री है। और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल की एंट्री है, तो इसमें हम लोगों ने ये कहा कि डायरेक्ट लेबर कितनी थी, वो हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर दिया, दैट इज 5100। इनडायरेक्ट लेबर कितनी थी, वो 3400, वो हम लोगों ने एफओएच को चार्ज कर दिया। सेल्स और एडमिन सैलरीज कितनी थी, 1500, वो हमने कर दिया। और जो पे रोल हमने 10,000 डेबिट किया था, वो हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर दिया। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे रोल एंट्री। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे रोल करते हैं। तो अभी हम लोग अगर इसको देखते हैं, तो हम लोग पे रोल बनाते कैसे हैं, और फिर पेरोल की पेमेंट कैसे करते हैं, और पेरोल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने इस एंट्रीज में सीखा। कि जिसमें हम लोग सबसे पहले पेरोल की जब हम एंट्री करते हैं, तो पेरोल अकाउंट डेबिट, टैक्सेस पेएबल क्रेडिट और वेजेस पेएबल क्रेडिट कर देते हैं। फिर पेमेंट ऑफ पेरोल की एंट्री करने के लिए हम लोग वेजेस पेएबल जो पिछली एंट्री में हमने किए थे वो डेबिट, और कैश को हम क्रेडिट कर देते हैं। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल के लिए जब हम लोग एंट्री करते हैं, तो जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है, वो हम डायरेक्ट लेबर को वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर देते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। जो इनडायरेक्ट लेबर है वो फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर देते हैं। और सेल्स और सेलिंग एडमन जो सैलरीज है, वो हम लोग सेल्स एंड एडमन सैलरीज के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। और पे रोल की अकाउंट जो हम लोग पहली एंट्री में 10,000 डेबिट किया था, उसको हम लोग 10,000 से क्रेडिट कर देते हैं। इस तरीके से हम ये 3 एंट्रीज जो हैं वो कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ और फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ आवर पे रोल।